गुजरात के एक छोटे से शहर मेहसाना से निकलकर गौतम अडानी की कहानी एक मिसाल है कि सपने और मेहनत मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो न सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट था बल्कि जिसने अपने करियर की शुरुआत एक डायमंड शॉटर के रूप में की थी, लेकिन आज वह भारत के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का असली सम्राट कहलाता है। अडानी की सफलता जितनी शानदार है, उनकी कंट्रोवर्सी उतनी ही गहरी है। क्या उनकी उड़ान सिर्फ मेहनत का नतीजा है या उनकी सफलता के पीछे पॉलिटिक्स और पावर का खेल भी है? और आखिर कैसे एक इंसान जो कभी एक आम नौकरी करता था अब ट्रिलियंस के एम्पायर का मालिक बन गया? कैसे वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल हुए और कैसे उनका ये सफर चैलेंजेस से भर गया? 24 जून 1962 को गुजरात के मेहसाना जिले में जन्मे गौतम अडानी एक साधारण गुजराती जैन परिवार के थे। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे बिजनेसमैन थे और माँ शांतिबेन एक हाउसवाइफ। 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े गौतम का बचपन साधारण लेकिन एम्बिशन से भरा था। परिवार की लिमिटेड इनकम के बावजूद उनकी सोच हमेशा से बड़ी थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई तो ठीक ठाक चली, लेकिन कॉलेज आते आते उन्होंने महसूस किया कि किताबों से ज्यादा जिंदगी उन्हें सिखा सकती है। इसी सोच के चलते उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया और अपने दम पर कुछ बड़ा करने की ठानी। साल 1978 में जब गौतम अडानी मुंबई पहुंचे तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई ब्रांच में जॉब दिलवाई। यही वो जगह थी जहां उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को A to Z तक समझा। 3 साल तक इस नौकरी में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने काम में मास्टरी हासिल करी बल्कि मार्केट्स के बदलते ट्रेंड्स को भी समझा। 1981 में गौतम ने खुद का बिजनेस शुरू करने का बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने मुंबई की मशहूर झावेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज कंपनी स्टार्ट करी। यहाँ उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी और उनकी पहली कमाई के तौर पर 10,000 रुपए का कमीशन मिला। यही वो पल था जिसने उनको यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत का रास्ता सही है। 1981 में वह अहमदाबाद लौटे। उनके बड़े भाई ने वहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी और गौतम को इस बिजनेस को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अडानी की फैक्ट्री का काम था PVC के प्रोडक्शन करना और इसे पैकेजिंग मटेरियल के रूप में बेचना। उस समय इस फिल्म की डिमांड काफी ज्यादा थी क्योंकि टेक्सटाइल गुड्स को इसी फिल्म में रैप किया जाता था, लेकिन उनका बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि PVC फिल्म बनाने के लिए उन्हें हर महीने 20 टन फिल्म की जरूरत पड़ती थी। पर इंडिया के एकमात्र सप्लायर के पास सिर्फ 2 टन सप्लाई करने की कैपेसिटी थी। बचे हुए 18 टन के लिए अडानी इंपोर्ट का विचार कर रहे थे, पर उस वक्त इंपोर्ट करना एक डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन 1985 में उनकी मेहनत रंग लाई जब राजीव गांधी सरकार ने देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए लिबरल पॉलिसीज लागू की। हालांकि गौतम के पास ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने इस मौके को पहचाना और तुरंत ट्रेडिंग बिजनेस में शिफ्ट कर गए। उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना शुरू किया और जल्द ही इस सेक्टर में अपनी पहचान बना ली। उस वक्त भारत की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड के लिए खुल रही थी, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ग्लोबल मार्केट को लेकर कॉशियस थे। गौतम अडानी ने रिस्क लेने का फैसला किया और प्लास्टिक, मेटल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये एक डेयरिंग स्टेप था, लेकिन उन्होंने अपने विजन और बिजनेस सेंस पर पूरा भरोसा रखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। साल 1990 में गौतम अडानी का सपना था भारत को एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब में बदलने का। ये सपना तब एक कदम और आगे बढ़ा जब उन्होंने गुजरात के मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने का विजन देखा। मुंद्रा उस समय एक छोटी सी जगह थी जिसका पोटेंशियल किसी ने भी नहीं सोचा था। अडानी ने मुंद्रा पोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया। शुरू में ये एक छोटा जेटी प्रोजेक्ट था। जेटी प्रोजेक्ट का मतलब है समुद्र के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना जहां शिप्स पर सामान चढ़ाया और उतारा जा सके, जो कांडला पोर्ट के ओवरफ्लो कार्गो को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अडानी ने इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। 1998 में गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट का प्राइवेट ओनरशिप ले लिया और अपने रिसोर्सेज और विजन का यूज करके इसे एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट में बदल दिया। आज मुंद्रा पोर्ट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट में से एक है। ये पोर्ट हर साल लाखों टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करता है। साल 2000 की शुरुआत में
गौतम अडानी ने एक नई अपॉर्चुनिटी देखी, भारत का एनर्जी सेक्टर। उस वक्त भारत में एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। अडानी ने समझा कि अगर भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में आगे बढ़ाना है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी होगा। 2006 में अडानी ग्रुप ने पावर जनरेशन और कोल ट्रेडिंग में अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। गुजरात के मुंद्रा में उन्होंने अडानी पावर का फाउंडेशन रखा और एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना शुरू किया। ये प्लांट न सिर्फ केवल अडानी ग्रुप का बल्कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट बन गया। अडानी की एनर्जी सेक्टर में एंट्री का एक और बड़ा कदम था कोल माइनिंग एंड कोल इंपोर्ट्स। भारत के पावर प्लांट्स के लिए सस्ता और रिलायबल फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए अडानी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस एक्वायर किए। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन उन्होंने अपने कैलकुलेटेड मूव्स के साथ एनर्जी मार्केट में अपनी एक यूनिक पोजीशन बनाई। अडानी दुनिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर में से एक है। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में 6 माइंस चलाता है और इंडिया का 50% कोल सप्लाई करता है। कोल बिजनेस से अडानी ग्रुप का 31% रेवेन्यू आता है। मतलब अडानी का कोल इंडस्ट्री में काफी बड़ा इम्पैक्ट है, जो इंडिया की एनर्जी और ग्रोथ को बूस्ट अप करता है। रिन्यूएबल एनर्जी की इम्पोर्टेंस समझते हुए 2015 में अडानी ग्रुप ने सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज अडानी ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर में से एक है। क्या आपको पता है कि अडानी ग्रुप 6 एयरपोर्ट चलाता है, जिनमें से अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कर्नाटका में मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट, केरला में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। लेकिन अडानी ग्रुप ने कैसे किए ये एयरपोर्ट्स एक्वायर? अडानी ग्रुप ने ये सब एयरपोर्ट्स पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू एक्वायर किए। गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को एयरपोर्ट ऑपरेट करने का मौका दिया गया। अडानी ग्रुप का ये एयरपोर्ट बिजनेस काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। ग्रुप का एम है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना और एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेटर बनाना। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के नेटवर्थ की। गौतम अडानी की नेटवर्थ ने 2021 तक काफी रैपिड ग्रोथ देखी थी, जब उनकी वेल्थ $55 बिलियन तक पहुंच गई थी और वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। 2022 में उनकी नेटवर्थ ने $100 बिलियन का जंप लिया और वो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और ओवर लेवरेजिंग के एलिगेशन लगाए। उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप्स के शेयर में काफी गिरावट आई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी नेटवर्थ पे पड़ा और वह टॉप 3 की पोजीशन से नंबर 24 पर आ गए। अडानी ग्रुप के मल्टीपल सेक्टर्स जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनकी रेपुटेशन को काफी डैमेज किया। आज भी अडानी की नेटवर्थ फ्लक्चुएट करती है, लेकिन उनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग है। गौतम अडानी ने अडानी फाउंडेशन के थ्रू एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्षेत्रों में काफी एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने रूरल एरियाज में स्कूल्स, वेकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज एस्टेब्लिश किए हैं, जिससे अनप्रिविलेज्ड लोगों को बेटर एजुकेशन और मेडिकल सर्विस मिल सके। अडानी का विजन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का है। उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी बनाई, जो सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रही है। उनका टारगेट है इंडिया को 2030 तक दुनिया का लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाना और 25,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना। इन सब एफर्ट्स का मतलब है कि इंडिया को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी इंस्पायरिंग बायोग्राफी स्टोरीज लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।